दिसंबर 24, 1999 क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले दोपहर के समय एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 अपने 176 पैसेंजर्स के साथ नेपाल के काठमांडू से इंडिया के न्यू दिल्ली की उड़ान भर चुकी थी। मगर उस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स और क्रू को ये नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर होने वाला है। इस फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण आराम से फ्लाइट उड़ा रहे थे, पर उन्हें उस वक्त बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उनकी फ्लाइट के साथ अभी कुछ ही देर में क्या होने वाला है। 5:30 बज चुके थे और कुछ ही देर में दिल्ली आने वाला था। लेकिन बीच फ्लाइट में जब खाना सर्व हो रहा था तो अचानक 5 आदमी नकाब पहन के प्लेन में उठे और प्लेन में चिल्लाने लगे, हाईजैक। उन 5 आदमियों ने इंडियन एयरलाइंस की IC 814 फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था। पूरे प्लेन में एक पैनिक मच गया था। हाईजैकर्स लोगों के ऊपर चिल्ला रहे थे और लोगों का डर में रोना निकल रहा था। उन हाईजैकर्स ने सबको सर झुकाकर वहीं चुपचाप बैठने को कहा और फिर एक एक करके उन्होंने सब पैसेंजर्स की आंखों पर पट्टी बांधी। हाईजैकर्स में से एक आदमी सीधा पायलट के कॉकपिट में गया और उसने उस प्लेन के पायलट कैप्टन देवी शरण के सर पर बंदूक रखकर उससे कहा कि वो प्लेन दिल्ली की जगह अफगानिस्तान के लिए मोड़ ले। उसने देवी शरण को धमकी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो लोग फ्लाइट को ग्रेनेड से उड़ा देंगे। इस पर कैप्टन देवी शरण ने उसे कहा कि फ्लाइट में फ्यूल काठमांडू से दिल्ली की जर्नी के अकॉर्डिंग ही फिल किया हुआ है। उनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो अफगानिस्तान तक पहुंच पाएं। इस पर उन हाईजैकर्स ने कहा कि इस केस में फ्लाइट लाहौर पाकिस्तान में लैंड कराओ और वहां से फ्यूल रिफिल करवाओ। पायलट ने लाहौर में लैंड कराने के लिए पाकिस्तान एयर कंट्रोल से परमिशन मांगी, पर यह खबर मिलते ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट बौखला उठी। इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के बावजूद भी उन्होंने फ्लाइट को लाहौर में लैंड करने से सख्त मना कर दिया। तब देवी शरण ने किसी तरह टेररिस्ट को अमृतसर लैंड करने के लिए मनाया ताकि वो वहां से फ्यूल रिफिल करा सके। ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए फ्लाइट में फंसे हुए लोगों को बचाने का एक सुनहरा अवसर था, क्योंकि फ्लाइट अब इंडिया की सरजमीन पर लैंड हुई थी। पंजाब गवर्नमेंट देरी ना करते हुए अपने फाइटर जेट को प्लेन के पास उतार के रेस्क्यू ऑपरेशन करना चाहती थी, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट को डर था कि कहीं इस ऑपरेशन में कोई कैजुअलिटी ना हो जाए, मतलब कि कोई इनोसेंट बिना वजह मारा ना जाए। सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से प्लेन के रिफ्यूलिंग के काम में बहुत देरी हो रही थी और टेररिस्ट को शक होने लगा। उन्होंने कैप्टन शरण को धमकाकर फ्लाइट बिना रिफ्यूल कराए ही टेक ऑफ करवा ली। लो फ्यूल की वजह से फ्लाइट में मौजूद सभी की जान को खतरा था। कैप्टन शरण ने एक बार फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट से परमिशन मांगी। उन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया कि अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी तो प्लेन सीधा पाकिस्तान में क्रैश कर जाएगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मजबूरी में लाहौर में प्लेन लैंड करने की परमिशन देनी पड़ी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने प्लेन को रिफ्यूल कर दिया और इसके बाद फ्लाइट ने दुबई के लिए उड़ान भरी। उस वक्त दुबई के इंडियन एम्बेसडर केसी सिंह ने फ्लाइट को यूएई में लैंड होने की परमिशन दिलवाई, मगर जब तक वहां फ्लाइट लैंड हुई तब तक एक पैसेंजर की मौत हो चुकी थी। 25 साल के रूपिन कटियाल की हाल ही में शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ अपने हनीमून से लौट रहा था जब उनमें से एक हाईजैकर ने उसको गोली मार दी। कई पैसेंजर्स घायल भी हो चुके थे। दुबई लैंड करके 27 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया और रूपिन कटियाल की बॉडी को वहीं फेंक दिया गया। अब तक इंडियन गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि हाईजैकर्स का मोटिव क्या है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी कोई भी डिमांड्स नहीं रखी थी। इसी दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने यूएई गवर्नमेंट से रेस्क्यू ऑपरेशन करने की परमिशन मांगी, पर यूएई ने यह रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी। एक बार फिर फ्लाइट ने उड़ान भरी और अपने फाइनल डेस्टिनेशन कांदाहार अफगानिस्तान में जाकर लैंड हुई। अफगानिस्तान में आज की ही तरह उस वक्त भी तालिबान की गवर्नमेंट थी और इंडिया ने आज की ही तरह उसे एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानने से इनकार कर दिया था और इसीलिए अफगानिस्तान में कोई इंडियन हाई कमीशन नहीं था। फ्लाइट लैंड होते ही तालिबान के मिलिटेंट्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया
पाकिस्तान के इस्लामाबाद एरिया के हाई कमीशन को नेगोशिएट करने के लिए भेजा गया। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए तालिबान ने हाईजैकर्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच मीडिएशन यानी बातचीत करवाई। हाईजैकर्स ने नेगोशिएशन में इंडियन जेल में बंद 35 मिलिटेंट्स और $200 मिलियन की डिमांड की। तब एक स्पेशल टीम ने हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट किया और रिजल्ट ये निकला कि हाईजैकर्स को 3 टेररिस्ट की रिहाई चाहिए। वो 3 टेररिस्ट थे अहमद उमार सईद शेख, मुश्ताक अहमद जारगर और सबसे इंपॉर्टेंट शख्स मसूद अजहर। पर इन हाईजैकर्स की डिमांड को समझने के लिए हमें 5 साल पहले 1994 में जाना पड़ेगा, जब मसूद अजहर, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हरकत-ए-उल-मुजाहिदीन का फाउंडर था, फेक आइडेंटिटी बनाकर वो इंडियन अथॉरिटीज को धोखा देकर कश्मीर आ गया था। उसकी श्रीनगर आने की वजह थी कि वो कश्मीर में आतंक फैलाना चाहता था। 11 फरवरी 1994 से कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी को मसूद के कश्मीर में होने की टिप मिली और उन्होंने उसे 11 फरवरी को कानाबाल के पास अरेस्ट कर लिया। इसके बाद मसूद के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने उसे इंडियन जेल से निकालने के लिए 2 बार कोशिश भी की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। उन्होंने फिर एक नया प्लान बनाया और जुलाई 1995 में उन लोगों ने 6 फॉरेन टूरिस्ट को कैप्चर कर लिया और सरकार से मसूद को छोड़ने की डिमांड की, मगर सरकार नहीं मानी। 1999 में भी कॉन्स्पिरेटर्स ने कश्मीर में कोट बलवाल जेल का जेल ब्रेक प्लान किया, लेकिन अथॉरिटीज को इसके बारे में पहले से पता चल गया और उन्होंने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें टेररिस्ट ग्रुप का एक साथी सज्जाद अफगान मारा गया। सज्जाद उस टेररिस्ट ग्रुप का श्रीनगर का कमांडर इन चीफ था और उसके ग्रुप को सज्जाद की बॉडी चाहिए थी, लेकिन इंडियन अथॉरिटीज ने सज्जाद की बॉडी हैंडओवर करने से साफ इनकार कर दिया। अब उस टेररिस्ट ग्रुप के पास और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने प्लान बनाना शुरू किया कि वो एक इंडियन फ्लाइट को हाईजैक करेंगे। सितंबर 1999 में 5 लोग बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में एक रेंटेड फ्लैट लेकर रहने लगे। इस छोटे से ग्रुप का लीडर था इब्राहिम अतहर। इस छोटे से ग्रुप का लीडर इब्राहिम अतहर अपने चारों साथियों को वहीं छोड़कर इंडिया आ गया ताकि वो सबकी फेक इंडियन आइडेंटिटी बनवा सके। लगभग 2 महीने बाद सबकी फेक आईडी लिए अतहर वापस आया और 5 नेपाल के लिए निकल गए। वो जानते थे कि नेपाल से प्लेन में घुसना आसान होगा। इसके बाद इन टेररिस्ट ने कुछ हैंड ग्रेनेड्स और गन्स इलीगली अरेंज करके प्लेन की बिजनेस और एग्जीक्यूटिव सीट्स खरीद ली और प्लेन को हाईजैक कर लिया। इंडियन गवर्नमेंट के पास उनकी डिमांड्स मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह अपने साथ उन 3 टेररिस्ट को लेकर कांधार चले गए। इसके बाद उस फ्लाइट में 7 दिन से हॉस्टेजेस बनकर फंसे हुए पैसेंजर्स को फाइनली रिहा किया गया और 31 दिसंबर को सेफली इंडिया लाया गया। जो 3 टेररिस्ट रिहा किए गए उनमें से मसूद अजहर ने आगे चलकर जैश-ए-मोहम्मद बनाई, जिसने इंडिया में पार्लियामेंट अटैक, मुंबई 26/11 अटैक, उरी और पुलवामा अटैक कराए। इंडियन गवर्नमेंट को उस वक्त शायद ये आइडिया होगा कि करीब 160 लोगों की जान बचाने के बदले पूरी दुनिया भर के लोगों की जान कॉम्प्रोमाइज होने वाली थी, पर उस समय अपने पैसेंजर्स को जिंदा वापस लाना इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था।